So hello students, welcome to the next lecture for design of steel structures. In today's lecture we will learn about the type of joints, the design strength calculation for the bolted connections. So let's start. So आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ेंगे जो हम लोग जनरली स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं. तो बेसिकली इसमें दो टाइप के आपके जॉइंट्स होते हैं. जो पहला आपका है लैप जॉइंट एंड सेकंड वन इज़ बट जॉइंट. ये आपने अपना वर्कशॉप इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर में आपने इसे पढ़ा होगा. इनफैक्ट डिप्लोमा में भी स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं. सो लैप जॉइंट बेसिकली आप जैसे कि फिगर से देख पा रहे हैं, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जॉइंट. ये सबसे सिंपल जॉइंट है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं. इन दिस द प्लेट्स आर कनेक्टेड आर ओवरलैप्ड वन अनदर. ओके, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है. जैसे कि आप इस पोजीशन पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बोल्ट लगाया है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर दो प्लेट्स को हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा है और इसमें बोल्टेड कनेक्शंस की हेल्प से इसको हमने टुगेदर या कनेक्ट किया है. ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये पोर्शन जितने तक आपकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, ये आपकी लैप लेंथ कहलाती है. टॉप से जब हम इस प्लेट को देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. इसमें हम दो प्लेट्स हैं और ये हमने इसमें कुछ कनेक्शन लगाए हैं. इट कैन बी रिवेटेड, बोल्टेड. ओके, तो इसको हम देखेंगे तो ये बहुत सिंपल जॉइंट है आपका. और इसमें आप देख रहे होंगे फोर्स आपकी तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेंसाइल फोर्स हम लोग इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सेकेंड वन इज़ द बट जॉइंट. ओके, बट जॉइंट पे आप देखेंगे इसमें प्लेट्स, तीन प्लेट लगी हैं. दो प्लेट आपकी नेक टू नेक जुड़ी है, यहाँ पर दो प्लेट इसमें जुड़ी हैं और नीचे से फिर एक हमने एडिशनल प्लेट लगाई है टू कनेक्ट दिस टू प्लेट्स. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द टू मेन प्लेट्स, ये आप देख रहे होंगे प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, जो ये मेन प्लेट्स हैं आर बट अगेंस्ट ईच अदर एंड द कनेक्शन इज मेड बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल कवर प्लेट. ओके, इसमें एक सिंगल कवर प्लेट लगाया है. तो ये वाला आपका कैसा रहेगा, जिसमें एक प्लेट लगी है तो ये सिंगल कवर बट जॉइंट कहलाएगा. और जिसमें हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपकी एडिशनल प्लेट लगाते हैं टू जॉइन द टू मेन प्लेट्स, तो वो कहलाता है आपका डबल कवर बट जॉइंट. ओके, कनेक्टेड टू मेन प्लेट और बाय डबल कवर प्लेट. तो इट कैन बी बाय यूजिंग सिंगल कवर बट जॉइंट और इट कैन बी यूज्ड बाय डबल कवर बट जॉइंट. ओके, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द मेन प्लेट. तो सिंगल कवर में हम चाहे इसे नीचे लगा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं, पर इजी हमें पड़ेगा नीचे लगाना क्योंकि बोल्ट जनरली आप ऊपर से कसते हैं, इस पोजीशन से कसते हैं. और डबल कवर में हम लोग ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपका क्या करेंगे, एक सपोर्टिंग प्लेट लगाएंगे ताकि मेन प्लेट्स आपकी 1 और 2 अपनी पोजीशन पे रहे. ओके, सो इसके अलावा कुछ टाइप के फास्टनर होते हैं हमारे, उनके क्या क्या रोल होते हैं. तो टाइप्स ऑफ एक्शंस ऑन फास्टनर्स. सो जो हमारे फास्टनर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कनेक्शन और लोड, बोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्शन. मतलब इन पे काफ़ी सारी चीज़ें एक्ट करती हैं, तो उनमें से कुछ यहाँ लिस्टेड है. तो पहला है आपका इसमें ओनली वन प्लेन सब्जेक्टेड टू शेयर. ओके, जिसमें सिर्फ एक प्लेन आपका क्या है, सब्जेक्टेड टू शेयर है, तो उसको सिंगल शेयर एक्शन भी बोलेंगे. दूसरा होता है टू प्लेन सब्जेक्टेड टू शेयर, उसको डबल शेयर एक्शन बोलेंगे. तीसरा है आपका प्योर टेंशन, जिसमें दोनों तरफ से आपका खिंचाव हो रहा है या आपका लोड जो फोर्स है वो दोनों तरफ से लग रही है. इट कैन बी इक्वल और अनइक्वल. ओके, फोर्थ आपका है प्योर मूवमेंट, मूवमेंट हो रहा है, उसको टर्न कर रहा है. फिफ्थ आपका है शेयर इन मूवमेंट इन अ प्लेन ऑफ कनेक्शन, तो इसमें शेयर फोर्स भी आ गया और आपका मूवमेंट टाइप भी आ गया. एंड फिफ्थ है आपका, सिक्स्थ है आपका शेयर एंड टेंशन. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने फिगर से इसको समझा रखा है कि किस किस तरीके से आपके लगेंगे. तो पहला जैसे आप देख पा रहे हो, ओनली वन प्लेन इज सब्जेक्टेड टू शेयर, तो इसमें सिर्फ एक प्लेन एक्स पोर्शन आपका शेयर पे है. ओके, तो ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे ओनली वन प्लेन सब्जेक्टेड टू शेयर. इसमें आपका क्या है, दोनों तरफ से शेयर लगा है, तो टू प्लेन्स आर सब्जेक्टेड टू शेयर. इसमें आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपका बोल्ट का, जैसे कि हमने स्टडी किया था, ये आपका कहलाता है काउंटर संग और ये वाला आपका कहलाता है शैंक पार्ट. ओके,
इसके अलावा ये वाला आप देखेंगे बोल्ट इन डायरेक्ट टेंशन, इसमें डायरेक्ट टेंशन पे लगा है बोल्ट, तो प्लेसमेंट आप देखेंगे बोल्ट का आप वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। इस केस में बोल्ट का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है। इसके अलावा बोल्ट सब्जेक्टेड टू प्योर मूवमेंट, देखिए मूवमेंट कर रहा है, इसको टर्न करना चाह रहा है इस तरीके से, तो ये आपका किस में है, बोल्ट सब्जेक्टेड टू प्योर मूवमेंट, इसको टॉर्शनल भी हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा बोल्ट सब्जेक्टेड टू शेयर एंड टेंशन, इसमें देखेंगे शेयर भी है और टेंशन भी लग रहा है, ओके। एंड बोल्ट सब्जेक्ट टू शेयर एंड मूवमेंट टॉर्शनल, इसको हम बोलेंगे टॉर्शनल भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, ओके। सो इसके अलावा जब हम डिज़ाइन करते हैं आपका बेयरिंग बोल्ट्स के लिए या बोल्ट डिज़ाइन करते हैं, तो वी हैव टू टेक सर्टेन अजम्पशंस, क्योंकि डिज़ाइनिंग पार्ट आपको पता है इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन अजम्पशंस। सो द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड इन डिज़ाइनिंग ऑफ बेयरिंग बोल्टेड कनेक्शंस, ओके। बेयरिंग मतलब जो लोड को बेयर कर रहा है, 2 प्लेट्स को या नंबर ऑफ प्लेट्स को अपनी पोजीशन पे फिक्स कर रहा है। तो पहला जो अजम्पशन है वो है द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स इज नेग्लिजिबल, ओके। तो ये हाइपोथेटिकल वे है, आप देखेंगे कोई भी मटेरियल है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फैक्टर होगा, तो पर ये अजम्पशन कह रहा है कि द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लिजिबल। सेकेंड अजम्पशन जो एज पर IS कोड है, द शेयर इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बोल्ट, तो जो बोल्ट है आपका उसके ऊपर जो शेयर फोर्स पड़ेगा वो ये कहना चाहते हैं कि ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, जो कि अगेन प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेट्स बिटवीन द बोल्ट होल्स इज यूनिफॉर्म, तो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्लेट, लेटर सपोज ये आपका प्लेट है एक, तो इसमें यहाँ पर मान लो आपके 3 बोल्ट्स लगने हैं, तो ये बोल्ट होल जो होगा इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का, बोल्ट होल इज़ यूनिफॉर्म, तो सारे बोल्ट होल पे यूनिफॉर्म स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये भी एक इसका अजम्पशन है। इसके अलावा बोल्ट्स इन ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड शेयर द लोड इक्वली, तो अगर इस होल में हमने एक बोल्ट फिट कर दिया, 3 बोल्ट हमने लगा दिए अलग अलग होल्स में, तो ये कह रहे हैं कि द बोल्ट्स इन ग्रुप सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड शेयर द लोड इक्वली, तो इसमें अगर लोड पड़ रहा है तो इसमें सारा लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। एंड फिफ्थ इज द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोल्ट इज नेग्लेक्टेड, तो जो बोल्ट में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो नेग्लेक्ट होगा। तो इसमें कुछ अजम्पशंस में कुछ इसमें आपकी कुछ थ्योरीज हैं, तो जैसे आप देखेंगे अजम्पशन 1 दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज नेग्लिजिबल, so assumption 1 is questionable because friction exists between the plates as they are held tightly by the bolts, but this assumption result on the safer side in the design, okay। तो ये assumption 1 questionable है, पर ये इसको जो लिया गया इसका रीज़न ये है कि जो रिजल्ट आपका आता है डिज़ाइन रिजल्ट वो सेफर साइड आता है डिज़ाइन में। सेकेंड है एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लेट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। तो वर्किंग कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस आर वेरी हायर नियर द बोल्ट होल, ठीक है, जो बोल्ट होल होगा उसमें सबसे हाई स्ट्रेस डेवलप होगा वर्किंग कंडीशन में, बट हम लोग फिर भी एजम्पशन लेते हैं कि यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा जो फोर्थ एजम्पशन था वो क्वेश्चनेबल है, अगेन द बोल्ट फार अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बोल्ट ग्रुप आर सब्जेक्टेड टू मोर लोड, तो जो CG से जितना दूर होगा उसमें उतना लोड सब्जेक्ट होगा, पर एज पर द एजम्पशन द लोड्स आर शेयर्ड इक्वली, ओके। अब इसमें हम बात करते हैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स इन अ जॉइंट। तो जो प्लेट होती है वो फेल हो सकती है कुछ रीज़न से, अपार्ट जब हमने उसको बेयरिंग बोल्ट से जोड़ा है, तो इट कैन बी फेल्ड इन शेयरिंग और बस्टिंग ऑफ एजिंग। तो शेयरिंग में क्या होगा, आपका कुछ चेंज आ जाएगा शेप में, शेयरिंग फेलियर इसे बोलेंगे। सेकेंड है आपका क्रशिंग ऑफ प्लेट्स, इसमें प्लेट्स क्या होगी, क्रश होगी, तो जनरली ये आपका जब लोड हमारा अंदर की तरफ पड़ेगा तो उसमें हम लोग क्रशिंग ऑफ प्लेट्स हो सकता है। थर्ड वन इज़ रप्चर, प्लेट्स पूरी तरह से एक दूसरे से अलग हो गई है लोड की वजह से। एंड फोर्थ वन इज़ द ब्लॉक शेयर फेलियर इन प्लेट्स इन टेंशन। ब्लॉक शेयर मतलब आपके उसमें नंबर ऑफ रिवेट्स लगे हैं या बोल्ट लगे हैं, तो उसमें से कुछ आपके क्या हो गया, टेंशन की वजह से टूट गए या फेल हो गए, ओके। सो द बर्स्टिंग, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, द बर्स्टिंग और शेयरिंग failures are avoided if minimum h distances, h distance आपने हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, as per IS कोड
800 इज़ रिकमेंडेड। तो अगर हम लोग IS कोड की रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे और मिनिमम एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये फेलियर्स आपके अवॉइड हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने राइट साइड में ये बस्टिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ प्लेट्स है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका रिवेट या बोल्ट लगा है इसमें क्या हो गया, बस्टिंग कंडीशन हुई, शेयरिंग फेलियर आ गया इस तरीके से। इसके अलावा क्रशिंग ऑफ प्लेट्स में इस तरीके का आप देखेंगे अंदर की तरफ ये क्रश हो गई, यहाँ पर रप्चर पॉइंट्स आ गए। फिर थर्ड वन है आपका रप्चर ऑफ प्लेट्स। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ बोल्ट जब लगे हैं तो पूरी तरह से आप देखेंगे गैप बन गया एक बीच में। तो इसमें आपने वर्ड एक आता है स्टैगरिंग, स्टैगरिंग आता है आपका एक अनइवन पैटर्न वो शो करता है फेलियर पे। एंड लास्ट आप देखेंगे इसमें ब्लॉक शेयर फेलियर। ओके, तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर आपका कुछ इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि एज पर IS कोड, IS कोड को यहाँ पर कोड किया गया है द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी होल टू प्लेट शेल नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स द होल। सो जो मिनिमम एज डिस्टेंस है एज पर IS कोड इट शुड नॉट बी लेस देन 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर। सो डायमीटर होल का जो डायमीटर है उसके 1.7 टाइम्स से छोटा नहीं होना चाहिए आपका एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एनी होल। ओके, द मैक्सिमम ये मिनिमम के लिए था, मैक्सिमम के लिए पढ़ेंगे द मैक्सिमम एज डिस्टेंस टू द नियरेस्ट लाइन ऑफ फास्टनर्स। ये लाइन ऑफ फास्टनर्स है अगर आप देखेंगे फ्रॉम एनी एज ऑफ एनी अनस्टिफेंड पार्ट। अनस्टिफेंड मतलब जो स्टिफेंड पार्ट नहीं है, टाइटली पार्ट नहीं है, शुड नॉट एक्सीड 12 टाइम्स T इंटू एप्साइलन या ईटा बोल सकते हैं, वेयर ईटा इज अंडर रूट 150 अपॉन Fy। सो ईटा विल बी डिपेंडेंट ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील यूज्ड। ओके, तो जैसे जैसे ग्रेड आपका बढ़ेगा उस केस में इस पर डिपेंड करेगा। एंड T इज द थिकनेस ऑफ द थिनर आउटर प्लेट। अगर 2 प्लेट लगी हैं तो इसमें जो थिनर आउटर प्लेट होगी उसकी थिकनेस जो होगी उसे हम T से डिनोट करते हैं, 12 टाइम्स T इंटू ईटा। ओके, दिस वुड नॉट अप्लाई, ये कंडीशन आपकी कहाँ अप्लाई नहीं होगी, दिस वुड नॉट अप्लाई टू द फास्टनर इंटरकनेक्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ बैक टू बैक टेंशन मेंबर। तो अगर ये टेंशन मेंबर के फास्टनर अगर हमने इंटरकनेक्टिंग फास्टनर यूज़ करें तो ये कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई नहीं होगी। वेयर द मेंबर्स आर एक्सपोज टू करोजिव इन्फ्लुएंस। ओके, क्योंकि करोजन हो सकता है, तो जनरली स्टील में कम होता है पर कुछ कुछ पार्ट्स में आपका करोजन का इन्फ्लुएंस होता है, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, सो इफ़ द मैक्सिमम डिस्टेंस आर एंश्योर्ड इन अ जॉइंट, तो अगर हमने मिनिमम और मैक्सिमम एंड टू एंड डिस्टेंस एज पर IS कोड को हम अगर एंश्योर कर रहे हैं, हमने प्रोवाइड किए हैं, द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन द जॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द थिनेस्ट मेंबर अगेंस्ट रप्चर। सो अगर हमने सारी कंडीशन इसमें फुलफिल करी है तो जो डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, TDN से हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो करेंगे। उस फॉर्मूला इज 0.9 AN FU होल अपॉन गामा M1। ओके, तो ये फॉर्मूला है इसका एज पर IS कोड, TDN is equal to 0.9 AN FU whole upon gamma M1. Okay, where gamma M1 is the partial factor of safety for failure at ultimate stress, okay, which is taken as 1.25. तो gamma M1 हम लोग 1.25 लेंगे। FU is the ultimate stress of the material, जो मटीरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इट कैन बी स्टील और एनी अदर मटीरियल, तो इट whose ultimate stress is given by FU. AN is the net effective area of the plate at critical section. तो AN आपका है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट एट क्रिटिकल सेक्शन। वो सेक्शन है जहाँ पर आपके रप्चर, शेयरिंग ये सब आने के चांसेस ज़्यादा है, वो आपका क्रिटिकल सेक्शन है जो फेलियर के लिए रहेगा। तो AN कैन बी गिवन एज B माइनस ND H प्लस समेशन ऑफ PSI होल स्क्वायर होल अपॉन 4GI, और ये होल टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अगेन IS कोड से मिला है, वेयर P इज, जो ये B पोर्शन है, इट इज़ द विड्थ ऑफ द प्लेट, तो प्लेट की जो विड्थ होगी, T आपका जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन अ जॉइंट होगा। ओके, जो थिन प्लेट होगी उसकी थिकनेस है,
डी एच, ये जो दिया है डी एच सर, जो डी एच टर्म है, डी एच इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ओके, बाय डायमीटर ऑफ बोल्ट होल मतलब जिस होल पे हम लोग आपका बोल्टेड कनेक्शन लगा रहे हैं उस होल का डायमीटर। ऑल्सो 2 mm इन एडिशन टू द डायमीटर ऑफ होल इन केस ऑफ डायरेक्टली पंच होल। तो अगर हम लोग डायरेक्टली पंच होल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में हम उसे 2 mm और बढ़ा देंगे। तो लेट सपोज अगर 5 mm इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, तो अगर पंच होल है वो, तो हम उसको 5 + 2 7 mm कंसिडर करेंगे। G is the gauge length between the bolt holes. PS is the staggered pitch length between lines of bolt hole। तो ये staggered वर्ड आया, जैसे कि आपको उसमें मैंने पहले बताया staggered है अनइवन, एक कोई अनपैटर्न वे में जो लेंथ आएगी आपकी वो staggered होगी। एंड N is the number of bolt holes in critical section। ओके, जितने नंबर ऑफ बोल्ट होल्स है, तो जितने बोल्ट लगे हैं उसके जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो आपका N से डिनोट होगा। ओके, अगर स्टैगरिंग नहीं है, मतलब अगर आपके वोल्ट जो है वो प्रॉपर मैनर में लगे हैं, तो नो स्टैगरिंग इज देयर, तो पी एस आई इक्वल्स टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और हेंस ए एन नेट इफेक्टिव एरिया विल बी पी माइनस एन डी एच होल इंटू टी। ओके, तो ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म आपका रह जाएगा फॉर द नेट इफेक्टिव एरिया। ओके, इसके बाद आपका आता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या बेरिंग बोल्ट आप कह सकते हैं। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग बोल्ट अंडर स्ट्रेस और शेयर इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन दोनों में से जो लीस्ट होगा वो उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी। तो पहला है आपका शेयर कैपेसिटी स्ट्रेंथ एंड सेकंड है आपका बेरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ। तो जो आपका शेयर कैपेसिटी स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट इज़ द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट विच इज़ डिनोटेड बाय वी डी एस बी, वेयर वी डी एस बी इज द design strength of the bolt। okay, it is again calculated by VNSB, ये जो टर्म है आपका VNSB होल अपॉन गामा MB। okay, where VNSB is the nominal shear capacity of bolt। अब nominal का मतलब है कि इतना कम से कम ये shear को होल्ड करेगा या बेयर करेगा। and gamma MB is again the partial factor of safety for material of bolt which is again taken as 1.25। so इस केस में हम लोग जो partial safety factor लेंगे वो 1.25 लेंगे। so इसके अलावा in the above expression VNSB can be calculated by this formula। तो या तो आपको ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो आपको इस फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हैं। तो VNSB इक्वल टू FUB upon √3 whole divided by neta n into ANB plus NS into ASB। ठीक है, तो ये टर्म दे रखे हैं, तो इस टर्म्स के यहाँ पर मेंशन है कि वेयर FUB इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। जो बोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिनोट करेंगे FUB से। नीटा एन इज द नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विथ थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। ओके, तो ये डिपेंड करेगा आपके जो बोल्ट है उनके कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स हैं। एन एस इज द नंबर ऑफ शेयर प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। तो विथ थ्रेड और विदाउट थ्रेड वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एन से और एन एस से। एंड ए एस बी इज द नॉमिनल शैंक एरिया ऑफ बोल्ट। ओके, तो शैंक आपको अगेन पता ही है, बोल्ट के अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये शैंक एरिया कहलाएगा। तो इसका एरिया πd²/4 ASB से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ANB इज द नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड्स विच में बी टेकन एज द एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू रूट डायमीटर ऑफ थ्रेड। तो जो उसमें थ्रेड गिवन होंगे उसके रूट डायमीटर से हम लोग ANB निकाल सकते हैं। तो ANB इज अगेन 0.78 π/4 d²। ओके, या तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या ANB इज इक्वल टू π/4 d माइनस 0.9382 p होल स्क्वायर। ओके, सो यू कैन यूज आइदर ऑफ द टू फार्मूलाज। ओके, एंड P हेयर इज द पिच ऑफ थ्रेड। पिच आपको पता है, जो उसकी हाइट होगी वो आपका कहलाएगा पिच ऑफ थ्रेड। तो इन केस अगर बोल्ट आपका लगा है उसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स है तो आपका ये पोर्शन अगर यहाँ तक थ्रेड है तो ये आपका कहलाएगा पिच। ओके, एंड डी इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। ओके,
तो इसके अलावा इसमें कुछ रिडक्शन फैक्टर्स भी होते हैं जब हम लोग शेयर कैपेसिटी और बोल्ट निकालते हैं, तो दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, टिल देन थैंक यू, बी सेफ.